अबू धाबी में वार्ता पर जर्मनी को भरोसा नहीं है, ये जर्मनी की तरफ से साफ कर दिया गया है। रूस अपनी मांगे नहीं छोड़ेगा। जर्मनी ने कहा है मॉस्को डोनबास से यूक्रेनी सेना की वापसी चाहता है। डोनबास पर मॉस्को की डिमांड से संदेह है और इस वजह से इस बैठक पर हो रही बातचीत पर नहीं है भरोसा। तो अबू धाबी में बैठक चल रही है, लेकिन इस दौरान क्या हुआ है, अब तक क्या बातचीत का नतीजा निकला है? तीनों देशों के बीच ट्राइलेटरल बातचीत हुई है। रूस ने यूक्रेन से डोनबास छोड़ने को कहा है, पहले की मांग दोहराई है। यूक्रेन ने डोनबास छोड़ने से इनकार कर दिया। रूस और यूक्रेन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अब इसका नतीजा क्या निकला है? पहले दिन की बैठक बेनतीजा रही, शांति वार्ता पर समझौता नहीं हुआ। बैठक का आज दूसरा दिन है, आज भी चर्चा होगी। डोनबास पर कब्जे को लेकर चर्चा जारी रहेगी और $800 बिलियन वाले प्रपोजल पर चर्चा होगी। यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर भी मंथन किया जाएगा इस दौरान। और मनीष, जिस तरीके से यहाँ पर बातचीत की जा रही है, $800 बिलियन वाली बात 2025 में भी हुई थी। एक बार फिर से इस बात को दोहराया जा रहा है, यानी कि मांगे वही हैं, शर्तें वही हैं, पुतिन भी अड़े हुए हैं और जेलेंस्की भी। तो नतीजा क्या होगा? ये आपने बहुत सही कहा। देखिए, सीधी सी बात है कि सब अपनी अपनी मांग पर बने हुए हैं और वैसी स्थिति में फिर नतीजा तो वही निकलता हुआ दिख रहा है कि यहाँ से कुछ खास हासिल होगा नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि इस बीच में समय मिल रहा है और रूस तेजी के साथ ग्राउंड पर अपनी सिचुएशन को और अधिक इंप्रूव कर रहा है। वरना देखिए, जो कब्जा रूस के पास है वो तो वो उसे वापस देने से रहा। जेलेंस्की आज की तारीख में पॉलिटिकली अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो टेरिटरी वो रूस को दे दें। और रही बात है अमेरिका की, तो अमेरिका ने अपने तरफ से एक ऑफर दे दिया। अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि वो सीरियस है इस बातचीत को से निपटाने के लिए। बस एक अंतर ये हुआ है कि ग्रीनलैंड की वजह से यूरोपीय देशों का जो यूक्रेन को इतना समर्थन था, फिलहाल यूरोपीय देश चुप हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले हम खुद अपना घर बचा लें, ग्रीनलैंड बचा लें, तब तो हम यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे। और इसी मौके का लाभ अमेरिका और रूस लेना चाहते हैं। अब देखते हैं कि यूक्रेन कितने हद तक से रेसिस्ट कर सकता है। मनीष, और एक खास बात तो यह भी है कि इस बीच नेटो की कमजोर होती स्थिति ने भी पुतिन का विश्वास बढ़ाया होगा कि वो मैक्सिमम बार्गेन टेबल पे कर सकते हैं, और वो दिख भी रहा है। और देखिए, बातचीत के बीच क्रेमलिन का बड़ा बयान आया, यूक्रेन डोनबास से सेना हटाए। जैसा कि हम कह भी रहे थे कि बहुत ही टफ बार्गेनिंग चल रही है रूस की तरफ से, वॉर खत्म होने के लिए सेना हटानी होगी, ये क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है। और इस बातचीत की जो सबसे अहम और ऐसा लग रहा है इतने दिनों में कि इकलौती सबसे बड़ी शर्त ही यही है कि डोनबास के एरिया पर यूक्रेन को रूस का आधिकारिक नियंत्रण मानना ही होगा, और तभी शायद इस युद्ध के रुकने की कोई सूरत बनती दिखाई देगी। तो देखिए, डोनबास पर कब्जा जरूरी क्यों है ये भी हम देख लेते हैं जरा कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से। डोनबास में डोनेस्क और लुहांस्क दो प्रांत हैं, जैसा कि हमने मानचित्र के जरिए भी दिखाया। इनको संयुक्त रूप से डोनबास कहा जाता है। डोनेस्क और लुहांस्क या लुगांस्क में कोयले का भंडार काफी है और इस वजह से अमेरिका की भी नजर है इस पर। स्टील मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस इसे कहा जाता है। काफी रिच मिनरल्स हैं यहां पर, नदियों नहरों के माध्यम से अजोव से भी ये जुड़ा हुआ है। ये पूरा का पूरा इलाका उपजाऊ कृषि भूमि और समृद्ध खनिज भंडार यहां पर हैं, इसलिए इसकी अहमियत काफी है। रूस भी इस बात को बहुत अच्छी से समझता है। यूक्रेन के औद्योगिक केंद्र के तौर पर इसकी पहचान भी रही है। और डोनबास पर पुतिन का प्लान क्या है? तो यूक्रेन का अस्तित्व ही रूस को नामंजूर है यहां पर, यानी कि यूक्रेन यहां पर होगा ही नहीं। और यूक्रेन और यूक्रेनी लोगों को वो अपना मानते हैं, यानी कि यहां पर जो लोग रहते हैं उनको वो रूसी नागरिक या रूसी के तौर पे ही देखते हैं। कीव में रूसियों के नरसंहार का आरोप लगाया था और उसके बाद से ही लगातार रूस आक्रामक रहा है। डोनबास में सबसे ज्यादा यूक्रेन का रूसी हिंसा, यानी कि यूक्रेन पर यह आरोप लगा है कि रशियंस को निशाना बनाया गया। डोनबास में सबसे ज्यादा रूसी भाषी लोग भी रहते हैं, तो अगर भाषा या एक तरीके से जनसंख्या के हिसाब से देखें तो वहां भी रूस का प्रभुत्व दिखाई देता है। 2014 से कब्जे के लिए पुतिन ने अभियान चलाया था, क्रीमिया और उसके बाद ये डोनबास यानी लुहांस्क और डोनेस्क। निनाद सर, अब सवाल ये है कि ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रूस चाहता है कि भाई यूक्रेन यहां से निकले, लेकिन एक और चीज तो है कि यहां पर एक बफर जोन भी तो मिलेगा रूस को अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, यानी कि स्ट्रैटेजिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली ये तीनों बेनिफिट्स रूस को साफ साफ दिखाई दे रहे हैं डोनबास में। ऐसे में भला कैसे छोड़े रूस इस डोनबास एरिया को?
देखिए, इसका समाधान जो बातें चल रही हैं अबू धाबी में, वहां से नहीं आएगा। युद्ध के मैदान से समाधान निकलते हैं। युद्ध के मैदान में समाधान मोर और लेस निकल गया है। डोनबास वापस नहीं जाने वाला यूक्रेन के पास, ये बात एक पक्की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये आज मानती है यूक्रेन, कल मानती है या परसों मानती है, यूक्रेन के ऊपर है। कितनी लड़ाई उसकी क्षमता है लड़ाई करने की, उसके ऊपर है। मुझको लगता है कि रशिया के पास एक और एडवांटेज है कि जब नेटो ही सुरक्षित नहीं है तो किसी भी सिक्योरिटी गारंटी का कुछ खास मतलब नहीं रहेगा यूक्रेन के लिए। यूरोप हाँ चाहता है कि वो उठे और यूक्रेन को अपनी तरफ से बिना अमेरिका के सिक्योरिटी गारंटी ले। वो सिक्योरिटी गारंटी बहुत ज़्यादा चलने नहीं वाली है। सिक्योरिटी गारंटी का मतलब होता है सैनिकों को आसपास रखना, सैनिकों की क्षमता बढ़ाना, पैसा खर्चना। इस वक्त यूरोप के पास इतना पैसा नहीं है, तो इसलिए रशिया के पास ये भी फायदा है कि अगर कोई डील होती है तो कोई सिक्योरिटी गारंटी का ज़्यादा मतलब नहीं होगा। पर एक और स्टिकिंग पॉइंट है, रशिया के $300 बिलियन के रिजर्व इन लोगों ने फ्रीज किए हुए हैं, यूरोप और अमेरिका ने। जब तक उनको अनफ्रीज नहीं करते, मेरे को लगता नहीं रशिया मानेगा। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि यह बातचीत हुई, प्रेशर में हुई, पर इस बातचीत का नतीजा नहीं निकलने वाला। बिल्कुल निनाद सर, ठीक कहा आपने। और मानना होता जेलेंस्की को तो वो पहले ही मान जाते और कब तक नतीजा इसका निकल चुका होता। मनीष, जिस तरीके से बातचीत हो रही है कई शर्तों को लेकर, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु डोनबास का ही है, जिसको लेकर अभी मैंने सवाल भी आपसे किया था। डोनबास यूक्रेन का अभिन्न हिस्सा है, जेलेंस्की कई बार कह चुके हैं। कई इसके फायदे हैं, इस वजह से ना ही पुतिन पीछे हटना चाहते हैं और ना ही जेलेंस्की। लेकिन इस पर समाधान निकलेगा तो कैसे निकलेगा? देखिए, सबसे दिलचस्प बात है कि डोनबास यूक्रेन का अंग था, अब बचा नहीं है। 2022 के बाद से वो रूस का हिस्सा बन चुका है। मैं आपको खुद बताऊं कि तकरीबन डोनबास के लगभग आधे से अधिक इलाके में मैं खुद विजिट करके आया। वहां पर लोगों के पास आज की तारीख में रूसी पासपोर्ट है और उन पासपोर्ट के जरिए डोनबास के वो लोग मॉस्को तक आते जाते हैं। तो वैसी स्थिति में आज की तारीख में यूक्रेन को छोड़ दीजिए, पूरी नाटो सेना भी अगर डोनबास को वापस लेने के लिए आएगी तब भी कई साल जंग लड़नी पड़ेगी, तब जाकर वो रूस से ले पाएंगे। ये स्थिति रूस की बन चुकी है। तो अगर रूस का इतना डोमिनेंस वहां पर है तो वो बातचीत के टेबल पे किसी भी हालत में देगा नहीं, बल्कि वहां पर तो वो अपना कंस्ट्रक्शन का भी काम कर रहे हैं। दूसरी बात आती है कि जेलेंस्की पॉलिटिकली अफोर्ड नहीं कर सकते ये एक्सेप्ट करना कि हाँ हमने ये सब कुछ गवा दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि आज की तारीख में उन चारों राज्यों में अभी रूसी सेना काफी मजबूत स्थिति में है। हाँ, डोनबास का जो छोटा सा इलाका बचा है जहां पर अभी भी यूक्रेन के सैनिक हैं, उसे अमेरिका कह रहा है तुम खाली कर दो, वो रूस को दे दो। मुझे लगता है कि वो थोड़ा इरेशनल बात है जो अमेरिकी प्रपोजल में है, रूस के पक्ष में है, लेकिन यूक्रेन ऐसा नहीं करेगा। हाँ, हम और आप जब बात कर रहे हैं तब कॉन्स्टेंटिनोवका के इलाके में लगातार जंग चल रही है, तो एक नया सिटी ये होगा जो आने वाले कुछ दिनों में रूसी सेना के कब्जे में होगा।